नमस्कार, मैं मानवी। महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं देश विदेश खबरों की ओर। सीरिया में बीते 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना में जारी संघर्ष के बीच विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में घुस चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में विद्रोहियों ने सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। इनमें एपोलो, हमा, होम्स और दारा शहर शामिल है। राष्ट्रपति बशर अल असद राजधानी दमिश्क छोड़कर जा चुके हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विद्रोहियों के डर से असद और उनके परिवार ने देश छोड़ दिया है और भागकर रूस की शरण में आ गए हैं। हालांकि सीरिया सरकार ने असद के देश छोड़कर भागने की खबरों का खंडन किया है। संघर्ष की वजह से अब तक 3.70 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में दारा शहर की तरफ से घुस चुके हैं, जिस पर उन्होंने 6 दिसंबर को कब्जा किया। दारा वही शहर है जहां से 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। दारा से राजधानी दमिश्क की दूरी करीब 100 किमी है। यहाँ स्थानीय विद्रोहियों ने कब्जा किया है। वही अलेप्पो, हमा और होम्स इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम की गिरफ्त में है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कतर में हुए दोहा फोरम में हिस्सा लिया। या उन्होंने डी-डॉलराइजेशन, रूस यूक्रेन वॉर, भूमध्य सागर और दुनिया भर में फैले तनाव पर बात की। विदेश मंत्री ने बताया कि कैसे भारत रूस और यूक्रेन से सीधे बात कर रहा है और दोनों देशों को एक दूसरे के मैसेज पहुंचा रहा है। दोहा फोरम में डी-डॉलराइजेशन के मुद्दे पर जयशंकर ने कहा कि हमने कभी इसकी वकालत नहीं की है और फिलहाल ब्रिक्स करेंसी का कोई प्रस्ताव नहीं है। ब्रिक्स देश इसे लेकर अलग अलग रुख रखते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में ट्रेंड करने पर ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। ब्रिक्स में भारत, रूस और चीन समेत 9 देश शामिल है। ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। दुनिया भर में फैले तनाव पर जयशंकर ने कहा कि हम आपस की साझा कड़ियां तलाश रहे हैं जिन्हें सही वक्त आने पर इस्तेमाल किया जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारतीय विदेश मंत्री ने कहा। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया है। शनिवार को राजधानी ढाका में इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी गई। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने बताया है कि बांग्लादेश में लगातार वैष्णव संप्रदाय और इस्कॉन सदस्यों को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। राधा रमन दास ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि बांग्लादेश में एक और इस्कॉन नमहट्टा सेंटर को जला दिया गया। हमले में श्री श्री लक्ष्मी नारायण देवता की मूर्तियां समेत मंदिर का सामान पूरी तरह से जल गया। शुक्रवार शनिवार की दरमियान रात 2 से 3 बजे के बीच उपद्रवियों ने ढाका में मौजूद श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर और श्री श्री महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर में आग लगा दी। उन्होंने आरोप लगाया है कि उपद्रवियों ने मंदिर में आग लगाने के लिए पेट्रोल या ऑक्टेन का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हमारी अपील के बाद भी पुलिस इन हमलों से निपटने के लिए कोई खास कदम नहीं उठा रही है। रूस और पाकिस्तान के बीच जल्द ही मालगाड़ी सेवा शुरू हो जाएगी। इसका ट्रायल रन अगले साल मार्च तक किया जाएगा। रूस से चलकर मालगाड़ी अजरबैजान और ईरान होते हुए पाकिस्तान पहुंचेगी। इसकी जानकारी पाकिस्तान ऊर्जा मंत्री अवैस अहमद खान लेघारी ने दी है। लेघारी ने बताया है कि दोनों देशों के बीच एयर क्वांटिटी बढ़ाने पर भी बात चल रही है। जल्दी दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू हो सकती है। 2 दिन पहले ही रूस और पाकिस्तान के बीच 8 MOUs साइन हुए थे। इनमें स्वास्थ्य, व्यापार और शिक्षा समेत दूसरे कई सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। पाक मंत्री ने कहा कि इस कॉरिडोर से पाकिस्तान को आर्थिक लाभ के साथ साथ राजनीतिक लाभ भी होगा। दोनों देशों के बीच लंबे समय से संबंध कुछ खास नहीं रहे। ऐसे में इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद संबंधों में मजबूती आ सकती है। सीरिया में हालत चिंताजनक है। विद्रोही गुटों के राजधानी दमिश्क में घुसने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति बशर अल असद दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एपी की रिपोर्ट्स में शनिवार को दावा किया गया था कि सीरिया के विपक्षी कार्यकर्ताओं और एक विद्रोह कमांडर के मुताबिक विद्रोही राजधानी दमिश्क के बेहद करीब पहुंच गए हैं। सीरियाई विद्रोह बलों ने दावा किया है कि वे दमिश्क में घुस गए हैं। इस्लामिक गुट हयात तहरीर अल शाम ने शनिवार रात घोषणा की थी कि सीरियाई सेना द्वारा कथित तौर पर अपने बाहरी इलाके में पीछे हटने के बाद उसकी सेना सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स में प्रवेश कर गई है। ये शहर जो भूमध्य सागरीय तट पर दमिश्क और असद के गढ़ों के बीच एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, अब विद्रोहियों के हाथ में है। एचटीएस नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी ने घोषणा की कि उनके सेनाएं होम्स और दमिश्क की दहलीज पर है और आपराधिक शासन को उखाड़ फेंकना करीब है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुकांत मजूमदार शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव फैशन शो में मॉडल के रूप में उतरे और रैंप वॉक किया। नॉर्थ ईस्ट फैशन को प्रमोट करने के लिए सिंधिया और मुजुमदार ने नॉर्थ ईस्ट स्टाइल जैकेट पहनकर रैंप वॉक किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वास्तव में संस्कृति और रचनात्मकता एक उत्सव पूर्वोत्तर भारत की जीवन शैलियों को प्रदर्शित करने वाले फैशन शो में अद्भुत समय बताया। प्रत्येक राज्य का प्रतिभाशाली कलाकारों और मॉडलों द्वारा खूबसूरती से प्रतिनिधित्व किया गया।
मेरे सहयोगी सुकांता मुजुमदार के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के वाइब्रेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आर्ट एंड क्राफ्ट और ज्योग्राफिकल टैगिंग वाले उत्पादकों को प्रकाशित करने के लिए एक शानदार मंच प्रदान करेगा। किसानों ने आज दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। आज यानी रविवार को 101 किसानों का जत्था दोपहर पैदल शंभू बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। इससे पहले शुक्रवार को किसानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन भारी पुलिस बल बॉर्डर पर तैनात था। पुलिस बल ने किसानों को राजधानी की तरफ से रोका और आंसू गैस के गोले भी दागे। इसी के बाद फोर्स ने किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोक दिया। शनिवार को भी अपनी मांगों के समर्थन में किसान शंभू बॉर्डर पर डटे रहे और अपना आंदोलन जारी रखा। दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन के चलते सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने दिल्ली हरियाणा शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। जहाँ एक तरफ किसानों ने आज दिल्ली कूच कराने का ऐलान किया, वही जानकारी के मुताबिक आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अमृतसर जा सकते हैं। उनके पंजाब दौरे को लेकर किसान नेता सरवंत सिंह पंडेर ने बड़ा ऐलान किया है। किसान नेता ने कहा है कि हमारा बड़ा ऐलान है कि पंजाब में जहाँ भी बीजेपी पदाधिकारी आएंगे हम उसका विरोध करेंगे। हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन सुना है कि सैनी साहब और गडकरी जी अमृतसर जा रहे हैं। हम यहाँ से आह्वान करते हैं कि देश के किसानों को और पंजाब के किसानों को अगर वो वहाँ जाते हैं तो उनका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं। 17 दिन में राहुल गांधी का यह दूसरा राजस्थान दौरा है। राहुल गांधी यहाँ करीब 6 घंटे रुकेंगे। इस दौरान कांग्रेस सांसद जयपुर के पास चौमू के सामोद स्थित खेड़ापति बालाजी के दर्शन करेंगे। दर्शन का कार्यक्रम सुबह 9 बजे का था। इसके अलावा कांग्रेस नेतृत्व संगम सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नेतृत्व संगम में राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। सुबह 9 बजे राहुल गांधी ट्रेनिंग में पहुंचे और दोपहर 3 बजे वापस एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी 17 दिन पहले भी जयपुर आए थे। इस दौरान वे अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हरियाणा के एक प्रमुख चाय व्यापारी अमित गोयल के बेटे की शादी में शामिल हुए थे। शादी में भाग लेने के बाद वे तुरंत वापस लौट गए थे। कांग्रेस का यह ट्रेनिंग कैंप हर साल आयोजित किया जाता है। ट्रेनिंग सेशन में स्थानीय नेताओं को भाग लेने की मनाही है। नेतृत्व संगम कैंप में केवल देश भर के चुनिंदा डेलीगेट्स को बुलाया गया है, जो कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा है। दिल्ली में मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, जहां शनिवार को काफी सर्द रात रही, लेकिन दिसंबर जैसी ठंड का अभी भी दिल्ली के लोगों को इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली प्रदूषण भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में आज यानी रविवार को दिल्ली का AQI 375 है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि बीच में हवा थोड़ी साफ हो गई थी और AQI के स्तर में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन फिर से अब ये 300 के पार है। दिल्ली के कुछ इलाके में ऐसे में जहाँ AQI 300 से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ के लोगों का खुली हवा में सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। इन इलाकों में नेहरू नगर का AQI 334, जहांगीरपुरी भवना का AQI 313, चांदनी चौक का AQI 309, शादीपुर का AQI 334, आनंद विहार का AQI 333 इन 5 के नाम शामिल है जिनका AQI 300 से नीचे नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनकी हवा में सुधार भी हो रहा है। पहले जहां 1-2 इलाकों में ही 200 से नीचे AQI था, वही अब इनमें 5 इलाकों में नाम शामिल है। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।